मुमकिन है बहुत से लोगों को पता हो कि 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नरसिम्हा राव जी की सरकार के अंदर वित्त मंत्रालय संभाला था और उन्होंने उस वक्त एक बात कही थी। 24 जुलाई 1991 में उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक बात कही, एज वी एंटर द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, इंडिया स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड, द डिसीजन वी टेक एंड डू नॉट टेक एट दिस जंक्चर will determine the shape of the things to come for quite some time। तो ये उन्होंने बात कही कि जो हम चाहे अब जो हम कोई निर्णय लें या ना लें, लेकिन जो भी इस मौके पर हम जो दृढ़ निश्चय करेंगे, जो इसको सुनिश्चित करेंगे, वो जो है वो आने वाले समय के लिए वो काफ़ी कुछ चीज़ें सुनिश्चित करेगी। ये ऐसा निर्णय उन्होंने लेने के लिए बात कही थी। अब सवाल ये है कि बहुत सारी बातें हैं उनके आर्थिक सुधार की, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का जो है जिक्र हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। 1991-92 के हालांकि बजट में ये सब खुलासा हो चुका हुआ है, फिर भी आयात और निर्यात करों में भारी कमी की गई थी उस वक्त, और राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष जो नेशनल रिन्यूअल फंड था, इसकी स्थापना की गई। स्टॉक मार्केट के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए गए। इसके साथ विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1992-93 में रुपए को परिवर्तनीय बना दिया गया था। निजी आय पर आयकर की दर 50% से घटाकर 40% कर दी गई थी। विदेश कंपनियों को, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनको भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया। विदेशी मुद्रा निवेश की अनुमति दे दी गई थी। 1993-94 में विनिमय दर एकीकृत कर दी गई थी। पहली बार जो है सेवा कर लगाया गया था। विद्युत, टेलीफोन तथा सड़कों के क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश की अनुमति दे दी गई थी। हर्षद मेहता कांड के कारण स्टॉक एक्सचेंज में एक नया सुधार लाना पड़ा था। वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए नरसिंह कमेटी गठित की गई थी। इसकी रिपोर्ट के अनुसार द्विपक्षीय निवेश जो संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। मनमोहन सिंह जी ने 1994-95 में कॉर्पोरेट टैक्स दर को 50% से घटाकर 45 और फिर 40% कर दिया था। इसी वर्ष दो और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। बीमा विभाग को के लिए, मतलब इसको बीमा विभाग को भी निजीकरण के लिए खोला गया था तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कंपनी एक्ट के तहत आधुनिकीकरण किया गया था। 1995-96 में निर्यात कर में भारी कटौती की गई। उस कर की दरें 110% से घटाकर 50% की गई थी। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। तो पूरे शासनकाल में 91 से 96 तक अगर हम बात करें तो मनमोहन सिंह जी ने निर्यात कर में आश्चर्यजनक परिवर्तन करके जोखिम उठाया था। जब उन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला था तब यह कर 300% था, जिसे वित्त मंत्री ने घटाकर अनेक बार 50% कर दिया था। अपने पूरे 5 वर्षों के वित्त मंत्री काल में मनमोहन सिंह जो शुद्ध अर्थ जगत के व्यक्ति रहे। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज दुनिया में नहीं है। उनकी उपलब्धियों की अब ये चर्चा हमेशा रहेगी, उनकी विद्वता की चर्चा वो रहेगी, क्योंकि आदमी की जो जीवन मृत्यु का खेल है, अगर हम देखें तो जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है। माँ की गोद में बच्चा खेलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका शैशव काल बीतता है, उसका बचपन बीतता है, उसके किशोर अवस्था जाती है, यंग एज जाती है, बुढ़ापा, और अंतिम जो है वो शरीर मिटता है। ये यानी जीवन मृत्यु के साथ, मतलब मृत्यु हमारे समय समय पर होती रहती है, लेकिन हम अंतिम मृत्यु पर जो शरीर जब त्याग देती है, आत्मा तो खैर जिंदा कहते हैं लोग, अब आत्मा किसी ने देखी या नहीं देखी, लेकिन इतना जरूर है कि जीते जी इंसान जो अपने कर्म करके जाता है, जो सोच अपनी पूरे इस जग में फैल जाता है, जो वातावरण में छोड़ जाता है, जो ब्रह्मांड में छोड़ जाता है, वैक्यूटी यानी आकाश जो है वो खालीपन का नाम है। तो ब्रह्मांड में आदमी के विचार गूंजते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग कहते हैं कि गीता जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कही थी कुरुक्षेत्र में, उसको भी उसकी आवाज़ जो है वो आज भी हवाओं में है। और उसको कहते तो हैं, अब हमारे एक साथी हैं, बहुत विद्वान हैं और शिक्षाविद हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ये काम कर लिया है। अब हमें नहीं पता अमेरिका ने किया या नहीं किया, और भारत वाले क्यों नहीं कर सके, ये भी एक बात है। और अगर वो गीता की आवाज़ को वो कैप्चर करके वो ज्ञान पूरे का पूरा सुना सकते हैं, तो फिर कौन यकीन करेगा, ये भी तो सवाल उठ सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ भी ज्ञान की बातें हैं, वो चाहे वो स्मृति के ज़रिए चले, श्रुति के ज़रिए चले, वो चलती रहती हैं, वो रहती हैं जिंदा। हम आत्मा को इस रूप में भी मान सकते हैं, मानना चाहें तो, ना माने तो अलग बात है, लेकिन जो किसी भी विद्वान के जो विचार हैं वो सदा अस्तित्व में रहते हैं। सदा का मतलब है जब तक इंसान जिंदा है, और दूसरा जो है सृष्टि चलती है, वो जिंदा रहते हैं। और यही
एक सिलसिला है जो विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है, इसमें बहस चलती रहती है। आर्थिक जो अर्थव्यवस्था के वो आधुनिक अर्थव्यवस्था के वो जनक कहे गए हैं और उनकी उपलब्धियों के बारे में जब कहें तो 1991 में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत गड़बड़ हो चुकी थी और उसमें जो सुधार हुए, तो उस वक्त उन्होंने एक कोट कहा था। ये 24 जुलाई 1991 में अपने भाषण में उन्होंने जो कहा, मैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ। एज वी एंटर द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इंडिया स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड्स। द डिसीजन वी टेक एंड डू नॉट टेक एट दिस जंक्चर will determine the shape of things to come for quite some time। तो ये उन्होंने कहा कि अब हम निर्णय लें या ना लें, जो आने वाले समय है अब उसके लिए जो है ये जो हम निर्णय आज लेंगे, ठीक है जी, वो इसके आकार को या जो भी उसमें जिसे कहिए उसे सुनिश्चित करेंगे। तो ये अर्थव्यवस्था के जो उन्होंने सुधार किए और सभी जानते हैं कि किस कगार पर पहुंच चुकी थी और उस वक्त नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। खैर, अब बात एक आती है कि उन्हें आलोचना तो खैर हर एक को सहनी पड़ती है, वो इतना परवाह नहीं करते थे, वो सुदृढ़ निश्चय के थे, बहुत ही जिसे कहें कि मात्र 27 वर्ष की आयु में वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जब आए तो उनको रीडर की अर्थशास्त्र अपने ही विषय के उनको रीडर की पोस्ट मिल गई थी, ठीक है। उससे पहले वो 25 साल में आकर उन्होंने वहाँ पे प्रवक्ता का कॉलेज में वो भी पद संभाला। कहने का मकसद ये है कि ये कुदरत की एक देन है। इतना जो विद्वान व्यक्ति होगा वो निश्चित ही एक बौद्धिक संपदा देश के लिए होगी, यानी एसेट्स हैं, वो लाइबिलिटी नहीं कहलाएंगे। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कह के उनको एक फिल्म बनाई गई। एक्सीडेंटल कैसे? 2004 में जब सोनिया गांधी जी को यूपीए पहले का नेता चुना गया विपक्ष का, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मना कर दिया। तो जो अल्टरनेट कहें या जो ऑप्शनल कहें तो वो सामने उनके मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने ये कहा। तो वो एक्सीडेंटल तो नहीं थे, वो तो उनको तो एक अल्टरनेट उसमें देखा गया था कि अगर मैं, सोनिया जी ने कहा कि मैं अगर पद नहीं संभाल रही प्रधानमंत्री का तो मेरे सामने ये उचित एक पात्र हैं, उनकी पात्रता को उन्होंने वाजिब ठहराया और सभी ने फिर बाद में समर्थन दिया। एक्सीडेंटल कहाँ से होते? खैर, हर एक की अपनी सोच है, वो सब चलता रहता है। तो कहने का मकसद ये है कि उनकी उपलब्धियां तो आज गूंजेंगी, क्योंकि जो उन्होंने करा है देश के लिए। आज की स्थिति आप देखिए, अगर आज की अर्थव्यवस्था हम आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री ने आज से 12 साल पहले जब रुपए की कीमत गिरी तो क्या कहा था, वो हम आपको अभी बाइट सुनवाएंगे इसी वीडियो में। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। लेकिन ये अखबार है मेरे पास 31 तारीख का, ठीक है जी। आज एक है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और 31 तारीख का मेरे पास अखबार है, और जॉर्ज मैथ्यू की इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे ये रिपोर्ट छपी है। डिफॉल्ट्स राइज फ्रॉम ₹5,149 करोड़ टू 6,696 करोड़। 30% जंप इन गोल्डन लोन, एनपीए इन अप्रैल जून, ठीक है, ऑन स्लोइंग इकोनॉमी, डेट्स ये हेडिंग है, ठीक है जी। शोडाउन हैज अफेक्टेड इनकम लेवल्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर बोरोज टू रीपे लोन्स टू बैंक। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनी है उनको एनबीएफसी कहा गया है। तो इनकी जो सूरत है, लोन ले लेना आसान है या किन हालात में लोग ले लेते हैं वो अलग पहलू है। आज वो रीपे नहीं कर रहे और उनकी जो ना पे करने वालों की तादाद है 30% बढ़ी है। जो पहले 5,149 करोड़ रुपया था वो बढ़कर 6,696 करोड़ है। ये आज की स्थिति 31 की मैं बात बता रहा हूँ, 2024 परसों गया है, कल गया परसों गया जो भी। तो कहने का मतलब ये है कि आज कोई नहीं बोलने को तैयार, तो आज भी तो कहना चाहिए ना क्या हो रहा है। खैर,
यहाँ पर बात जो है वो उस विद्वता की हो रही है कि जो जिस किसी के पास भी है, आलोचना भी होती है आदमी की, समालोचना भी होती है, निंदा भी, ये सब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्वता तो रहती है जिंदा। तो उस विद्वता को अगर हम याद रखें, और ये रहेगी, मैं एक और बात बताता हूँ कि जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और ऐसा विद्वान व्यक्ति दोबारा अब सदियों में एक बार कोई आएगा तो आएगा। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा, इनसे और भी अच्छे हो सकते हैं कोई, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं होगा, ये एक तटस्थ बात है। आपने देखा कि निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, इस पर भी विवाद हुआ। ठीक है जी, इन पर भी बहुत से लोगों ने बुरा माना, क्योंकि वो उस स्टेचर के तो उनका व्यक्तित्व था ही नहीं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो रह जाती हैं, याद रहती हैं, हमेशा के लिए रहेंगी। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने, ये गालिब का एक शेर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी उनके स्मारक के लिए जो बात चल रही थी कि ज़मीन मिलेगी, तो अब ठीक है, अब सुनने में आ रहा है कि अभी आज तक की एक रिपोर्ट मैं देख रहा था 3-4 घंटे पहले कि उन्होंने तो ये कहा है कि अभी उन्होंने ये समस्या जो है वो हल हो गई है। दिल्ली के राजघाट के पर किसान घाट के आसपास कोई नज़दीक 1.5 एकड़ ज़मीन जो है वो शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने वहाँ पे दौरा किया है। साथ में जो है उससे पहले ट्रस्ट बनाई जाएगी, ये सरकार का पक्ष है कि ट्रस्ट बनाएगी और ट्रस्ट के नाम ही ज़मीन होगी, वगैरह वगैरह, इस तरह के ये बात चल रही है। तो अच्छी बात है कि विवाद ना खड़ा हो, और जो भी विद्वान व्यक्ति है जो इस बात को डिजर्व करता है उसके लिए ये सब होना चाहिए। आगे की बात हम करते हैं। तो दर्शकों, हर तरह के हमारे दर्शक हैं, हर एक की अपनी सोच है, हमारे अपने भी बंधु भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, बहुत सारे अलग अलग, कोई फ़ोन करके कह देता है, कोई वैसे कह देता है कि ये बना रहे हो। तो जो इनके समय के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय के घोटाले हैं उन पे क्यों नहीं बनाते हो आप? तो ये जो समय भी समझ में आ रही है कि ये सवाल उन्होंने क्यों किया। तो अगला उम्मीद करें कि अगली जो वीडियो है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसी पे बनाऊँ, और जिस किताब का मैं सहारा ले रहा हूँ वो मैं आपको आज ही दिखा रहा हूँ। उस किताब का शीर्षक है स्पेक्ट्रम पॉलिटिक्स अनवेलिंग द डिफेंस, सलमान खुर्शीद, दक्षा शर्मा, ये किताब का शीर्षक है। और इसी के फ्रंट पेज पर जो ओपी सैनी साहब जो है सीबीआई स्पेशल जज हैं, उनकी एक स्टेटमेंट छपी है। एब्सोल्युटली नो हेसिटेशन इन होल्डिंग दैट प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव एनी चार्ज अगेंस्ट एनी ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है जी, ये फ्रंट पेज पे ही उनके मतलब कवर पेज पे ही छपा है। तो अगली वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कोशिश के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ इस पे भी बनाऊंगा कि ये जो यानी उन पे जो घोटालों के आरोप थे या कोई हकीकत थी। और एक और बात साथ में कह दूं कि उस वक्त भी कपिल सिब्बल साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही नामी ग्रामी जो है प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं, जो तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ज़रा प्रिजम्पटिव है, ये जितना भी लॉस दर्शाया गया है सारा प्रिजम्पटिव है। उस वक्त उन्होंने कहा था। अगली वीडियो हम इसी पे बनाएंगे, उम्मीद करते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए चलते चलते एक और बात आपसे जानकारी साझा कर लें। जानकारी भी कह सकते हैं और एक नॉलेज की बात भी कह सकते हैं। विलियम शेक्सपियर का नाम सभी ने सुना होगा। तो उनकी बहुत सी कोटेशंस हैं, लोग जानते हैं, जैसे वो हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी हैं। और एक जगह उन्होंने कहा कि आदमी का परिधान जो है उसकी पहचान होता है। बहुत अच्छी बात है जी। अगर आज वो जिंदा होते तो उनके लिए एक सवाल उठता है कि परिधान तो आदमी के पहचान बनता है, लेकिन जो विद्वता है, किसी का ज्ञान जो है, वो उसका व्यक्तित्व का गहना होता है, उसके व्यक्ति का गहना होता है। अब उसका क्या विकल्प है, वो पहचान कैसी पहचान होगी, ये भी तो एक सवाल है। ठीक है, अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, और लेकिन आदमी जो परिधान तो वो दिन में 4-4 बार बदल ले, क्या दिक्कत है? लेकिन ज्ञान, किसी की सौम्यता, वो कहाँ से लेगी? कौन बदल सकता है? वो कौन ले सकता है किसी से? ये तो छीनने की वस्तु नहीं है, चोरी करने की नहीं है। हाँ, आलोचना है, जब मर्जी जैसा जी चाहे कर लो, बात वो नहीं हो रही। सवाल ये है कि जो काबिलियत है उसकी अपनी एक जगह है, और आज जो भी हमारे देश को चाहिए, वो अगर समय पर नहीं होता, जैसे हमने आपको बताया कि किस तरह से जो
जो जिसे डिफॉल्टर्स की जो प्रतिशतता है वो बढ़ रही है, तो ये आखिरकार किस पे असर करेगी। रुपए की, जैसे हमने आपको बताया, रुपए एक बार हमारे प्रधानमंत्री महोदय, तब तो सीएम थे गुजरात के 12-13 साल पहले, तो उन्होंने रुपया गिरने पर अपना एक वक्तव्य दिया था, किस तरह से उन्होंने क्या बात कही थी। लेकिन आज जो है रुपए की क्या स्थिति है, 85-86 रुपए पर डॉलर आ पहुंचा है रफली। तो कहीं ना कहीं कोई चिंतन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक सवाल है। खैर, जो भी चल रहा है सबके साथ ही हो रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि किसी की के साथ कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। हर एक को अपने, जिसको भी ईश्वर ने जो दिया है वो उसको बहुत दिया है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है, आलोचना अगर सही है तो ज़रूर, कहीं पे गलती है तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन नुक्ताचीनी जो है वो एक गलत बात है। उसी पर मैंने एक शेर पढ़ा था। खैर, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।